मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, 1325 से 1351 ईस्वी। देखिएगा कि इन्हीं के शासनकाल में ये दक्षिण में दो राजवंशों का अभ्युदय होता है, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी का अभ्युदय इन्हीं के शासनकाल में होगा। साथ ही साथ विजयनगर प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी। साथ ही साथ बहमनी हसन गंगू मुस्लिम साम्राज्य 1347 ईस्वी स्थापना 1347 ईस्वी हुआ था। अब देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में कहें तो एमबीटी, क्या एमबीटी, प्रारंभिक नाम जूना खान या जौना खान, शिष्य निजामुद्दीन औलिया के, शिष्य निजामुद्दीन औलिया के। पिता के मृत्यु के पश्चात अर्थात गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात आपको भली भांति पता है कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली से समीप अफगानपुर में उनकी भव्य स्वागत के लिए लकड़ी का महल का निर्माण अहमद अयाज के द्वारा किया गया था, जो वास्तुकार हुआ करते थे। अहमद अयाज वास्तुकार के द्वारा निर्मित लकड़ी के भव्य महल में गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के पश्चात राज सिंहासन पर बैठते हैं। लकड़ी का महल गिर पड़ता है। लकड़ी के महल गिरने के पश्चात गियास की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बेटवा जूना खान एमपीटी के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। दूसरी बात, अब देखिएगा क्या होता है कि ये इनके शासनकाल में दो जैन मुनि रहा करते थे। कितने? दो जैन मुनि रहा करते थे। एक का नाम था राजशेखर और दूसरे का नाम था जीन प्रभु सूरी। जीन प्रभु सूरी, ये दो जैन मुनियों के सहयोग से ये दो जैन मुनियों के सहयोग से इन्होंने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम मध्यकालीन भारत में ये गजब की बात है। कहां ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था, अर्थात मध्यकालीन भारत में सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में करता है। ये देखिए कब कर रहा था? अपने शासनकाल में। क्लियर? दो जैन मुनियों के सहयोग से। और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य हुआ करते थे और निजामुद्दीन औलिया सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। क्लियर? लिखिए, एमपीटी का मूल नाम एमपीटी का मूल नाम जूना खान या जौना खान था। उपाधि की यदि चर्चा करते हैं तो इन्होंने उलगू खां की उपाधि धारण करी थी। क्या? उलूग खां उपाधि उलूग खान की धारण किया था। अब एक चीज देखेंगे कि साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके शासनकाल में हुआ।
साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके शासन काल में। याद रखिएगा कि इन्होंने जो भी योजनाएं चलाई वो सारी की सारी योजना जनता के हित में। इसके ऐसा कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन्होंने जो योजना चलाई थी योजना जनता के हित के लिए चलाई, लेकिन सारी की सारी योजना फेल होते चले गए। इन्होंने खुरासान अभियान किया, 3,70,000 सैनिक का संगठन बनाया, 3,70,000 लोगों को अग्रिम वेतन दे डाली, वेतन भी लिए, खा भी लिए और भाग गए। सारे मारे गए, है कि नहीं? परेशान नहीं हुए? परेशान हो गए। इन्होंने क्रांचील अभियान चलाया, और क्रांचील कहे तो चीनियों का प्रभाव से ये मुक्ति दिलाना चाहते थे। 10,000 सैनिक भेजे। ऐसा कहा जाता है कि क्रांचील से मात्र 10 सैनिक ही वापस आए थे, मतलब बर्फ से मर गए और प्लेग रोग से मर गए। क्लियर? फिर क्या हुआ कि राजस्व की जो घाटा हुई, उस राजस्व को प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई, इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि द्वाब क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? द्वाब क्षेत्र जो था, इस द्वाब क्षेत्र में गंगा जमुना और एक नीचे वाले जो कृष्णा कावेरी वाले जो क्षेत्र थे, जो उपजाऊ जो क्षेत्र था, इस द्वाब क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स 1/2 कर डाले। राजस्व टैक्स क्या किए? 1/2 कर दिए। लेकिन स्थिति क्या हुई कि अकाल पड़ गए। मतलब कहने का मतलब कि सिर मुड़वाए और ओले पड़ गए, सिर मुड़वाए और ओले पड़ गए, अकाल पड़ गए। अकाल पड़ गए तो इन्होंने क्या किया कि सोनघर बनवाए, और सोनघर के माध्यम से लोगों को चक्रवर्धन पद्धति के आधार पर, मतलब कि खेती का एक चक्रवर्धन पद्धति, एक ही खेत में कई प्रकार की चक्रण करके खेती करवाए लोगों को। ऐसा कहा जाता है कि एमबीटी इस द्वाब क्षेत्र में लगभग 1 से 1.5 वर्षों तक खुद शिविर किए, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन्होंने तकावे ऋण तक दे डाला, फिर किसान खा गए। अर्थात इनकी योजनाएं बहुत ही जबरदस्त थी, और इसीलिए कहा जाता है कि अकबर के पूर्वगामी थे। इसलिए नहीं कि इन्होंने किसानों का खूब किया, इसलिए कि इन्होंने दीपावली, होली, दशहरा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। क्लियर? होली, दिवाली और दशहरा पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, और इसलिए इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम शासक जो मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। वो फिरोज शाह मिलेगा आगे, इसके जस्ट अभी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब लिखेंगे साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ, सबसे अधिक हुआ। अब देखिए, साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ तो इनके शासन काल में, इनके शासन काल में कुल 23 प्रांत, इनके शासन काल में कुल 23 प्रांत थे, 23 प्रांत थे। क्लियर? एमबीटी, अब देखिएगा, एमबीटी सर्वाधिक विद्वान शासक था। क्या था? सर्वाधिक विद्वान शासक था, पढ़ा लिखा शासक था। लिखेंगे एमबीटी, एमबीटी सर्वाधिक विद्वान शासक,
शासक था, बुद्धिमत्ता का, लिखेंगे बुद्धिवाद दर्शन, बुद्धिवाद दर्शन का, बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शासन काल में या इनके दरबार में, इनके दरबार में दो जैन मुनि रहते थे, दो जैन मुनि रहते थे। लिखेंगे राजशेखर, राजशेखर, और दूसरे का नाम था जीन प्रभ सूरी, जीन प्रभ सूरी, जीन प्रभ सूरी, राजशेखर एवं जीन प्रभ सूरी। क्लियर? अब देखिएगा कि इन्हीं दो जैन मुनियों से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। जो समाज की सबसे बड़ी कुरीति कहा जा सकता है सती प्रथा, है कि नहीं? तो ये कलंक को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। लिखेंगे इन्हीं जैन मुनियों के सहयोग से या प्रभावित होकर, इन्हीं जैन मुनि से प्रभावित होकर सती प्रथा पर रोक लगाने का, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। देखिएगा कि एमबीटी ने क्या किया, एमबीटी ने क्या किया कि ये जो गंगा यमुना वाले जो क्षेत्र हैं, दोआब क्षेत्र, और एक कृष्णा कावेरी वाले जो क्षेत्र हैं जो नीचे में है, ये जमीन काफी उपजाऊ थे। क्या थे? काफी उपजाऊ थे। और उपजाऊ होने के कारण इन्होंने क्या किया कि यहाँ के टैक्स बढ़ा दी, टैक्स बढ़ाए, सिर मुड़वाए, ओले पड़ गए। क्या हुए? सिर मुड़वाए और ओले पड़ गए, मतलब टैक्स बढ़ाए, अकाल पड़ गए। ठीक, किसानों का भरपूर सहयोग दिया, भरपूर साथ दिया, छोड़ा नहीं किसानों को, भरपूर साथ दिया। क्या देखिएगा, लेकिन जो पदाधिकारी इन्होंने वहां प्रतिनियुक्त किया था, ये पदाधिकारी ही करप्ट निकल गए। क्लियर? अब आपको कहा जाए कि आप बंजर भूमि पर जाकर के आप खेती कर लो, हम बीज दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चलो काम करो, फिर सरकार के खजाने तो खाली हो जाएंगे ना, कृषि कार्य होगा नहीं। तो करप्ट अधिकारियों के कारण इनकी योजनाएं फेल होती चली गई। जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट निकल गए, वो घुसखोर हो गए। उस समय भी घुस सकते थे, बताइए क्या बात है। अब यहां देखिएगा इन्होंने क्या किया, इसको क्या किया दिल्ली के लोगों ने, कि दिल्ली के लोगों ने धमकी भरे पत्र सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखना शुरू कर दिए। आ जाओ, निकल जाओ घर से बाहर, फिर देख लेते हैं, आ जाओ, है ना, बाहर निकल कर देख लेते हैं, चलो यमुना किनारे देखते हैं तुम्हें, है कि नहीं, आ जाओ रेड फोर्ट पर देख लेते हैं। दिल्ली के लोगों ने गालियां, भद्दी गालियां लिखकर भेजना शुरू कर दी। सुबह जब भी जगता था तो
वो देखता था कि पार्सल आया हुआ गालियों का पार्सल। जब भी इसे पार्सल मिलता था इसका दिमाग खराब हो जाता था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इन्होंने क्या किया कि अब राजधानी जो थी, इस राजधानी को दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से देवगिरी, क्या किया? दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थापित कर दी और देवगिरी का नाम परिवर्तित करते हुए दौलताबाद रखा। क्या रखा? देवगिरी का नाम बदलते हुए दौलताबाद कर दी। अब क्या होता है कि दौलताबाद जो राजधानी करता है तब खोजना शुरू करता है दिल्ली के लोगों को। मतलब दौलताबाद ले जाने के पीछे कारण भी था कि ये दिल्ली और नीचे वाले जो क्षेत्र थे, जो साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था, तो ये मध्य केंद्र में हुआ करता था। ये मध्य बिंदु हो गया। अब ये मध्य बिंदु होने के कारण, ये केंद्र बिंदु होने के कारण स्थापित कर दी देवगिरी में और नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। तब क्या किया कि दिल्ली में जो लोग पार्सल भेजा करते थे, क्या पार्सल, हाँ, जो डाक से भेजा करते थे भद्दी भद्दी गालियां, उन लोगों को खोजना शुरू किया। तो इतिहासकार कहता है कि जब ये दिल्ली के लोगों को खोजना शुरू किया तो संपूर्ण दिल्ली वीरान सा हो गई। क्या हो गई? दिल्ली वीरान सा हो गई। और दिल्ली में बचे हुए थे कौन? अंधे, अपंग, कुत्ते और बिल्ली। यही लोग वहां बचे हुए थे। एक अंधा बचा था, एक विकलांग व्यक्ति बचा था और कुत्ता और बिल्ली ही बचे हुए थे। बाकी सारी की सारी दिल्ली खाली हो गई इसके डर से। क्लियर? तो यहां महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि दिल्ली से देवगिरी स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा प्रश्न कि देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। देवगिरी राजधानी ले जाने के पीछे कारण क्या थी? देवगिरी केंद्र बिंदु होता था, केंद्र था और वहां से दोनों तरफ शासन आसानी से, सुचारू रूप से संचालित किए जा सकते थे। यही कारण था कि राजधानी देवगिरी स्थापित किया। क्लियर? सुनिएगा, हिंदू त्योहारों जैसे हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली, दशहरा बड़े आनंद से मनाता था, बड़े आनंद से मनाता था। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। क्लियर? अब देखिएगा कि इन्होंने सती प्रथा के अंत करने का प्रयास किया और इसीलिए इन्हें अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने दो जैन मुनियों के सहयोग से, पहला जैन मुनि राजशेखर और दूसरे जीन प्रभसूरी और राजशेखर के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने उस समय समाज में व्याप्त जो सती प्रथा थी, इस सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। इसलिए इन्हें
अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है जब दिल्ली सल्तनत कालीन अकबर की बात आती है तो हो जाता है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट, एमबीटी ने अपना राज्याभिषेक, एमबीटी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल बलबन के लाल महल में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिएगा कि इनके शासन काल के दौरान मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आते हैं, और इब्न बतूता भारत आते हैं तो वो अपने यात्रा वृत्तांत रेहला लिखते हैं, और उस रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है रेहला से प्राप्त होती है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आए थे, और रेहला पुस्तक सबसे लाजवाब प्रश्न क्या होता है कि रेहला जो पुस्तक था, जो ग्रंथ था, वह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो भाषा अरबी था। क्या भाषा? अरबी था। क्लियर? अरे मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एमबीटी के शासनकाल में एमबीटी के शासन काल के दौरान मोरक्को कहे तो अफ्रीका, मोरक्को पोस्ट में कर लीजिएगा अफ्रीका, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता भारत आया, इन्होंने अपने ग्रंथ रेहला जो कि अरबी भाषा में लिखी, रेहला जो कि अरबी भाषा में लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत उनकी ग्रंथ रेहला में लिखा हुआ है। अब
हुआ कि ये जब इतनी बातें हो गई तो इन्होंने क्या किया कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अब देखिए कि दिल्ली का काजी कौन नियुक्त हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को किया था। और इसे इब्न बतूता रेहला अरबी भाषा मोरक्को यात्री जब भारत आता है एम्फिटी के शासन काल में, तो इन्हीं के साथ आज लेते हैं विदा। कल होंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।